हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड वाली पढ़ेंगे बच्चों। इसमें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। तो देखो क्या मतलब हुआ। तो दो कस्टमर्स है हमारे पास, एक का नाम है एकता और एक का नाम है श्याम। दोनों किसी शॉप के ऊपर किसी दुकान में सेम वीक में जाते हैं, सेम हफ्ते में जाते हैं। और डेज क्या है, ध्यान से देखिए, ट्यूसडे टू सैटरडे ये डेज है। समझ में आ रही है बात। तो आगे बढ़ते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन द एनी डे एज ऑन अनदर डे। तो देखो इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है कि वो दोनों सेम दिन भी दुकान के ऊपर जा सकते हैं, शॉप के ऊपर जा सकते हैं और अलग अलग दिन भी जा सकते हैं। हर चीज की होने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली लाइकली है, मतलब सेम है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे पास है क्या। तो मेरे पास देखो जो श्याम और एकता है, ठीक है, श्याम और एकता जो है बच्चों, पहले सैंपल स्पेस बनाने होते हैं। श्याम और एकता कौन कौन से दिन, हफ्ते के कौन कौन से दिन उस शॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे उसने लिखा है ट्यूसडे टू सैटरडे। तो जो इसने लिखा है हमें वही दिन मानने हैं हफ्ते के अंदर। समझ में आ रही बात। संडे मंडे नहीं लिखा तो उसको हमने नहीं गिनना, हो सकता है उस दिन इनको छुट्टी होती होगी। समझ में आ रही बात। जो इसने दिया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसने यही दिन दिए हैं हमें शाम के केस में और एकता के केस में। समझ में आ रही है बात। तो यही दिन इधर लिखने हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे बोला, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मतलब देखो क्या हो सकता है, ये शाम जो है और ये एकता जो है, यही दिन है इनके पास शॉप के ऊपर जाने के लिए। अब देखो ऐसा हो सकता है शाम भी ट्यूसडे को गया और एकता भी ट्यूसडे को गई। समझ में आ रही बात। ट्यूसडे ट्यूसडे आ सकता है दोनों का, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। क्या ये चीज समझ में आई। तो ये सारे आपको सैंपल स्पेस के अंदर लिखने हैं। शाम ट्यूसडे को गया, एकता भी ट्यूसडे को गई, ऐसा भी हो सकता है। आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने होते हैं। ये ट्यूसडे को गया शाम और एकता वेडनेसडे को गई। समझ रहे हो, ये सारे ट्यूसडे के साथ ये सारे एलिमेंट, फिर वेडनेसडे के साथ ये सारे, ऐसे ऐसे करके सारे लिखने हैं। तो पहले मैं लिखूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे बच्चों। देखो डाइस में कितने एलिमेंट्स होते थे टोटल 6। तो जितनी डाइस 6 की पावर n फार्मूला होता है डाइस के केस में, क्योंकि 6 पॉसिबल आउटकम्स होती है, 1 2 3 4 5 6। पावर n मतलब कितनी डाइस फेंक रहे हो, 2 डाइस फेंक रहे हो। 6 की पावर 2 तो 36 आते थे। कॉइन के केस में 2 ही आउटकम्स होती हैं, या तो हेड आएगा बच्चों या तो टेल आएगा। तो 2 की पावर n करते थे, 2 एक कॉइन फेंकोगे तो 2 की पावर 1 2 ही आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो बच्चों, एक हफ्ते में ये कितने दिन दे रहा है, 1 2 3 4 5। समझ रहे हो। तो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है 5 और n मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे। जैसे वहां पे डाइस 2 होती थी, शाम और एकता, तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। तो मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बच्चों आपके पास आने वाले हैं वो आने वाले हैं 25। समझ में आ रही है बात। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25। ये मैं रफ में कर रहा हूं, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस S इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे बच्चों सैंपल स्पेस में, क्या क्या आ जाएगा। ट्यूसडे ट्यूसडे, ये एक एलिमेंट होगा कि दोनों कस्टमर ट्यूसडे ट्यूसडे को गए, ट्यूसडे वेडनेसडे। समझ रहे हो। ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे
थर्सडे हो गया, ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे सैटरडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। ऐसे ऐसे करके मेरे को सारे एलिमेंट लिखने हैं। मैं जल्दी से लिख लेता हूं, आप लोग नोट कीजिए। तो जो सैंपल स्पेस मैंने लिख लिए हैं, तो देखो आप देख सकते हो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहले ट्यूसडे के साथ इन सभी डेज को लिखना है, ट्यूसडे ट्यूसडे ये सारे। फिर ऐसे ही दूसरी बार वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। फिर थर्सडे के साथ सभी को लिखना है बच्चों, समझ रहे हो। फिर फ्राइडे के साथ इन सभी को लिखना है, फिर लास्ट में सैटरडे के साथ सभी को लिखना है। तो ये आपके सैंपल स्पेस बन जाएंगे, टोटल 25 बनेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जब आप सैंपल स्पेस लिख लोगे तो फिर क्या करोगे, ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सैंपल स्पेस बना ही लोगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। हमने सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि दोनों सेम डे में विजिट करेंगे। कब विजिट करेंगे, सेम डे में। तो सेम डे का क्या मतलब, जैसे दोनों कस्टमर जो है ट्यूसडे ट्यूसडे चलेंगे, दोनों वेडनेसडे को चलेंगे, थर्सडे को चलेंगे, फ्राइडे को चलेंगे, सैटरडे को चलेंगे। मतलब सेम दिन वो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो सैंपल स्पेस मैंने लिख ली है। तो अब फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल केस क्या है, जो फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल केस क्या है बच्चों, क्या है। उसने बोला बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। फेवरेबल केस क्या है, बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। दोनों सेम दिन शॉप को विजिट करेंगे। तो इसमें से वो ढूंढ लो जो सेम डे वाले हैं, आपको दिख रहे हैं। देखो एक तो ये ट्यूसडे, एक तो ये हो गया। आगे चलते जाओ बच्चों, मेरे को तो पता है, मेरे को आपको समझाना है। वेडनेसडे हो गया, आगे चलते जाओ। थर्सडे देखो सेम डे पे विजिट कर रहे हैं, तीनों हो गए बच्चों। आगे चलते जाओ। ये देखो फ्राइडे हो गया, सेम डे हो गया। आगे चलते जाओ, ये सैटरडे हो गया। ये सेम डे की विजिट है उनकी। समझ में आ रही है बात। तो ये सारी आपको लिखनी है। क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे और लास्ट में सैटरडे। तो ये उनकी फेवरेबल केस आ गई। ये देखो दोनों सेम दिन ही है, समझ में आएगा। अब ये एलिमेंट्स गिनो। ये बच्चों एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्या प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम डे। तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या फार्मूला होता है बच्चों, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केसेस कितने हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स को गिनो 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केसेस में एलिमेंट्स हैं 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल ये थे, तो टोटल थे 25। तो 5 अपॉन 25 आ जाएगा। 5 1 जा 5 होता है और 5 5 जा 25। तो 1 अपॉन 5 इसकी प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको। सेकेंड पार्ट को समझेंगे बच्चों। तो सेकेंड पार्ट देखिए हमारे सामने क्या है, कंसेक्यूटिव डे। ठीक है, कंसेक्यूटिव डे क्या होते हैं, कहीं इसको कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, कहीं कंसेक्यूटिव बोलते हैं, आपको सिर्फ मतलब समझना है। ठीक, तो कंसेक्यूटिव डे क्या होते हैं बच्चों, जो लगातार चलने वाले दिन होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर भी आपने सुना ही होगा, जैसे 1 2 3 4, ये लगातार चलने वाले जो नंबर होंगे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है, या कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल लो, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे दिन की बात है, कंसेक्यूटिव डेज क्या होंगे बच्चों, जो लगातार चलने वाले होंगे। अब इन सैंपल स्पेस के अंदर में से आपको वो चुनने हैं जो लगातार चलने वाले दिन हैं। ठीक है, तो वो ढूंढते हैं। देखो ये तो हो गए सेम डे, ये क्या हो गए ट्यूसडे, तो दोनों जो कस्टमर थे तो इनके दोनों के सेम डे है, मतलब जब वो दोनों सेम दिन पे मिल रहे हैं, हमें वो नहीं ले रहे। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाले दिन। तो देखो वो ढूंढते हैं बच्चों कैसे, देखो जैसे
ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये बच्चों लगातार चलने वाले दिन ही हुए, समझ। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे भी है लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि उसने संडे और मंडे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ। तो देखो क्या करोगे, ऐसे दिन आपको इन सैंपल स्पेस के अंदर से ढूंढने हैं। जैसे देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये लगातार चलने वाले दिन है, कंसेक्यूटिव डे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे, दिख रहा है बच्चों, समझ रहे हो। फिर वेडनेसडे थर्सडे हो गया, फिर थर्सडे फ्राइडे ढूंढो बच्चों, थर्सडे फ्राइडे ढूंढो, तो देखो ये थर्सडे फ्राइडे हो गया, समझ में आ रही बात। फिर क्या, फ्राइडे सैटरडे ढूंढो, फ्राइडे सैटरडे हो गया, समझ में आ रही बात। क्या ये 4 पता चले? तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर सेकंड पार्ट में फेवरेबल केस क्या, बोथ विल विजिट द शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डे, बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द कंसेक्यूटिव डे। तो ये मैंने लिख दी ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। क्या ये 4 पता चले? अब देखो बच्चों ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे फ्राइडे, ये भी कंसेक्यूटिव डे होते हैं। फ्राइडे सैटरडे बोलो या सैटरडे फ्राइडे बोलो, एक ही चीज है, तो ये भी लगातार चलने वाले दिन ही। तो ये 4 और होंगे, 4 तो ये बता दिए, 2 3 4, ऐसे ही सैटरडे फ्राइडे, समझ रहे हो। उल्टा चेक करना है, देखो जैसे ये ढूंढो, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे, अब उल्टा गिनना शुरू करो, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, समझ रहे हो, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, समझ रहे हो। तो ये 4 और होंगे, समझ में आ रही बात। ये भी आपको इसी के अंदर से ढूंढ लेने हैं, समझ लो। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। तो बच्चों मैंने सर्कल लगा दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये ही वो कंसेक्यूटिव डे है, समझ लो, लगातार चलने वाले दिन है, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया या वेडनेसडे ट्यूसडे हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हो, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे फ्राइडे, ये भी लगातार चलने वाले दिन है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ विल विजिट ऑन कंसेक्यूटिव डेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या फार्मूला होता है बच्चों, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल केसेस क्या है कि जब वो लगातार चलने वाले दिन में दुकान पे जाएंगे, तो ये बच्चों 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवरेबल केस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8, तो टोटल कितने थे बच्चों, 25, तो 8/25 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ तक नोट कीजिए आप। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज। तो मेरे को थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज। तो वो अलग अलग दिन पे विजिट करेंगे उस शॉप को, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास एक फार्मूला था, आपने पढ़ा था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। क्या ये फार्मूला पढ़ा है, समझ में आ रही बात। अब मैं प्रोबेबिलिटी इवेंट को मान लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेज इक्वल्स टू 1 आएगा बच्चों, पता चल रहा है। ये फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेज इक्वल्स टू 1 होगा। क्या ये समझ में आया आपको, सेम डेज प्लस नॉट सेम डेज, सेम डेज को मैंने इवेंट मान लिया और नॉट सेम डेज को नॉट इवेंट मान लिया। अब सेम डेज की बच्चों प्रोबेबिलिटी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली 1/5, ये देखो, तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी की जगह लिख दो 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेज, सेम डेज नहीं है, नॉट सेम डेज का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट डेज। तो मतलब ये क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज इक्वल्स टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज इक्वल्स टू 1, प्लस का 1/5 बच्चों ट्रांसपोज करो, माइनस का 1/5 हो जाएगा, और 5 1 जा कितना होता है 5, बीच में माइनस है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 × 1
अपॉन 5 आ जाएगा। इसको 5 इंटू 1 5, बीच में नेगेटिव साइन है, 1 इंटू 1 कितना 1, और 5 1 जा कितना होता है 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डेज की कितनी आ रही है 4 अपॉन 5। तो डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी आ रही है 4 अपॉन 5। एक तो बच्चों ये तरीका था, एक ये तरीका था, एक दूसरा तरीका भी है, वो भी समझाते हैं आपको। इसको देख लो अच्छे से। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों, समझ रहे हो। तो अब दूसरा तरीका क्या है, ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो दूसरा सीखो। उसने बोला है डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंट डेज पता होने चाहिए पहले मेरे को। तो उसके लिए यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम है वो आपको पता है कितने हैं बच्चों 25, और सेम डेज कितने आ रहे थे, सेम डेज विजिट वाले वो कितने थे बच्चों, इक्वल्स टू करके लिखना। सेम डेज आपने देखे थे 5 थे, ये देखो 1 2 3 4 और 5, तो सेम डेज 5 थे। टोटल डेज है 25 और सेम डेज है कितने 5, तो डिफरेंट डेज कितने हो जाएंगे बच्चों, डिफरेंट डेज कितने हो जाएंगे 25 में से 5 को माइनस कर दो, तो डिफरेंट डेज कितने हो जाएंगे, बोलो बच्चों। 25 में से 5 गया तो 20 बचा, मतलब आपके पास डिफरेंट डेज है 20। क्या यहाँ तक समझ में आया, डिफरेंट डेज है 20। तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डेज की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। तो क्या होता है फार्मूला, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है यहाँ पे थर्ड पार्ट में, डिफरेंट डेज कितने हैं 20, और टोटल केसेस कितने थे बच्चों 25, 20 अपॉन 25 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तब भी देखो 4 अपॉन 5 आ। तो बच्चों जिस तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आए, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आप लोग उस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ रही है तो इसको नोट कर लो, इक्वल्स टू करके लिखना, ऐसे एरो शेरो डाल के लिखना, आपको पूरा लिखना। यहाँ तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको समझते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a die is numbered in such a way that its faces show the numbers। तो देखो एक ऐसी डाई है जिसके ऊपर नॉर्मली नंबर डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डाई है उसके ऊपर नंबर कुछ इस प्रकार है, जो इसने नंबर दिए हैं हमें वही नंबर मानने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कहीं वैसा ही मानना है। तो डाई के ऊपर नंबर 1 2 2, देखो 2 2 बार है डाई के ऊपर, 3 भी 2 बार है और 6 एक बार है। टोटल नंबर 6 ही है, फेस 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फेसेस 6 ही हैं। लेकिन ये डाई कुछ इस प्रकार है कि जिसके ऊपर नंबर है 1 2 2 3 3 और 6। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, और इस डाई को थ्रो किया गया 2 बार। कितनी बार बच्चों 2 बार। आगे बढ़ते हैं, 2 बार थ्रो करने का क्या मतलब, यहाँ तो 2 डाइस अलग अलग ले लो, जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सेम होगा, या एक ही डाइस को 2 बार फेंको, सेम ही चीज होती है। तो शब्दों पे अच्छी तरह से ध्यान देना है। एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। क्या किया गया, जब आपने डाइस को 2 बार रोल किया, फेंका, मैंने डाइस को पहली बार फेंका, मेरा आया 2 मान लो, दूसरी बार फेंका, दूसरी बार आया 3, तो दोनों का सम लेना है। 2 + 3 कितना होता है बच्चों 5, तो आपका टोटल स्कोर बनेगा 5। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स ए फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द 2 थ्रोज। तो हमारे पास ये एक टेबल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी के ऊपर। आपको इस टेबल को सबसे पहला काम है कंप्लीट करके देना है, समझ रहे हो, टेबल को कंप्लीट करके देना है आपको, ठीक है। टेबल को कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये इसने टोटल स्कोर दिया है। देखो ये कुछ जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हैं ये उसने गिवन है। ये जो खाली बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये आपको खुद भर के देने हैं। समझ में आ रही बात, तो देखो कैसे भरना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे 1 ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, नंबर इन फर्स्ट थ्रो, जो फर्स्ट थ्रो में नंबर आए वो ये है, क्या आना था 1 2 2 3 3 6 ये नंबर, और नंबर इन सेकंड थ्रो तो वो ये है 1 2 2 3 3 6, दोनों थ्रोस के नंबर लिख लिए।
और ये बीच में प्लस का साइन है। प्लस का क्या मतलब, दोनों को ऐड करके लिखना। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, समझ रहे हो। 1 + 6 कितना 7 बच्चों। इस तरह से आपको इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। दूसरा भी समझा देता हूँ, देखो सेम है 2 + 1 3, कोई भी ले लो, 2 + 3 5, समझ रहे हो। तो ये जो ब्लैक मार्कर से लिखे हैं वो इसने दिए हुए हैं, तो हमें बाकी करने हैं। जैसे मान लो ये खाली बॉक्स है तो ये मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, तो 2 + 1 कितना बच्चों 3, समझ रहे हो। 2 + 2 बच्चों कितना 4, 2 + 2 बच्चों कितना 4। हाँ अब नेक्स्ट आप बताओ 2 + 3 कितना आएगा, बोलो 5, ठीक है। 2 + 3 5 है, वो उसने भरा हुआ है। 2 + 6 कितना है 8, समझ रहे हो। इस तरह से इस बॉक्स को भरना है। मैं भर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट करो। तो बच्चों मैंने ये जो टेबल है इसको कर लिया है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हो। तो अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपका टोटल स्कोर होगा वो इवन होगा। टोटल स्कोर मतलब दोनों बार जो आपने डाइस को रोल किया उनका सम करके इवन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो देखो ये आपका टोटल स्कोर आ रहा है इसके अंदर, समझ। ये प्लस किया तो ये आ रहे हैं नंबर सारे। ये क्या है, ये जो गिवन डाइस के ऊपर नंबर है। अब इसमें से इवन वाले ढूंढो बच्चों। एक तो ये इवन है। इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो ये 2 है, नीचे आ जाओ 4 है 7 नहीं होता, 8 है, 4 है, ठीक है। फिर 4 और 8, यहाँ पे 6 और 4, फिर 4, ये 6 और ये 6, 12, 8 और 8। ये सारे कौन से नंबर मैंने टिक कर लिए जब टोटल स्कोर इवन आ रहा है, मतलब सम करके डाइस के नंबर जो हैं वो इवन बन रहे हैं। तो इनको गिनो, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो बच्चों टोटल स्कोर इवन कितनी बार आ रहा है, 18 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे पहले आप लिखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 × 6 36 होंगे बच्चों, समझ रहे हो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स का क्या फार्मूला है, 6 × 6, क्योंकि ये बनेगा 36 डाइस के केस में। लेट कर लिया मैंने E1, मतलब इवेंट 1 मैंने क्या मान लिया, इवेंट दैट टोटल स्कोर इज इवन। मैंने वो इवेंट माना जब टोटल स्कोर इवन आ रहा है, ठीक है। तो इवन स्कोर कितनी बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1, इवेंट 1 में कितनी बार इवन आ रहे हैं, तो 18 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज इवन। टोटल स्कोर इवन कितना आ रहा है, तो क्या फार्मूला होता है बच्चों, फेवरेबल केस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल केस कितनी बार इवन आ रहा है, 18 टाइम। और टोटल स्कोर कितना है बच्चों, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36। 18 1 सा 18 और 18 2 सा 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आपको समझाते हैं। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में मेरे को टोटल स्कोर कितना चाहिए बच्चों, 6 चाहिए, ठीक है। या टोटल स्कोर इज इवन हमने कर लिया, अब टोटल स्कोर इज 6। तो अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल स्कोर 6 आ रहा है। तो 6 वाले ढूंढिए बच्चों। तो टोटल स्कोर 6 देखो, एक तो ये हो गया, 2 3 4, तो 4 टाइम्स आ रहा है स्कोर 6 आ रहा है। तो इवेंट 2 में क्या मान लो, इवेंट दैट टोटल स्कोर इज 6। इवेंट 2 में क्या मान लिया हमने कि टोटल स्कोर 6 आ रहा है। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 2 कितने आ रहे हैं बच्चों, 4, अभी काउंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज 6। तो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं बच्चों, 4 अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं, 36। 4/36 आएगा, 4 के टेबल से कैंसिल कर दो, 4 1 सा 4 और 4 9 सा कितना होता है, 36। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक नोट करो। फिर नेक्स्ट पार्ट समझाते हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। अब आपको लास्ट में चेक करना है एटलीस्ट 6। तो आपका स्कोर जो है कम से कम 6 आना चाहिए। अब देखो एटलीस्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। आपको मैंने बोला कि आपको कम से कम 60% नंबर लाने हैं एग्जाम में, कम से कम 60%। एटलीस्ट 60 तो लाने ही लाने हैं। इस शब्द का क्या मतलब हुआ, एटलीस्ट का क्या मतलब है कि 60% से नीचे नहीं आने चाहिए, समझ लो। 60 से ऊपर लाओ। अब आप 70 ले आओ, 80 ले आओ, 90 ले आओ, 99.9 ले आओ, लेकिन 60 से कम नहीं लाने हैं। एटलीस्ट का ये मतलब होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है
जैसे बोल रहा है एटलीस्ट 60, तो 60 आ सकते हैं आपके। इससे कम जैसे कोई बोले मैं 59 ले आया, नहीं लाने हैं, 60 ला सकते हो, या इससे ऊपर आप जितना मर्जी ले आओ 100% तक ले आ सकते हो। एटलीस्ट का ये मतलब होता है, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 6 होना चाहिए, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। बाकी आप 6 ले आओ, 7 ले आओ, 8 ले आओ, 9 ले आओ, 10, 11, 12 जितना मर्जी ले आओ, लेकिन 6 से कम नहीं लेना है। तो अब आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर से एटलीस्ट 6 वाली सारी वैल्यूज उठा लेनी है। तो कम से कम 6 चाहिए, तो कम से कम 6 चाहिए, तो वो काउंट करते जाओ। ये 6 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, एक ये है, ठीक है, ये आ गया एक, ये भी कम है 6 से कम है, ये 6 से ज़्यादा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये नहीं है, ये नहीं है, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये भी नहीं 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 है। तो मैंने इनमें से देखो, ऐसा एग्जाम में करना मत, पेंसिल से कर लेना, बाद में मिटा देना इसको। तो मैंने वो सारे नंबर ले लिए जिसमें स्कोर एटलीस्ट 6 तो है ही है, कम से कम 6 तो है ही है, 6 से नीचे नहीं जाना। बाकी 6 से जो बड़े नंबर है इसमें वो सारे ले लो। तो एटलीस्ट 6 का क्या मतलब बच्चों, इवेंट 3 मैंने मान लिया, इवेंट दैट टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6, कम से कम टोटल स्कोर 6 है। तो मतलब आप 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। 10 और 11 यहाँ पे स्कोर ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इवेंट 3 में, 15 आ रहे हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6, तो वो कितने हैं बच्चों, फेवरेबल केस है 15 और टोटल केस है 36। समझ में आ रही है बात, बोलो चल रहा है पता। अब किस टेबल से कटेंगे, 3 से कटते हैं बच्चों, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। तो देखो क्या है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ध्यान दीजिए बच्चों। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, तो एक बैग है हमारे पास, तो बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी है बच्चों, 5। तो मैंने लिख लिया हियर नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 5। समझ रहे हो, मेरे पास है एक बैग, क्या है मेरे पास एक बैग, बैग के अंदर जो रेड बॉल्स हैं, क्या है रेड बॉल्स, वो है 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड सम ब्लू बॉल्स, और कुछ ब्लू बॉल्स भी हैं, ठीक है, नीली गेंदें भी हैं, वो हमें नहीं पता कितनी है। समझ रहे हो, अब नहीं पता तो उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जो चीज नहीं पता उसको एक्स लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल्स टू एक्स, रेड 5 की वन थी वो लिख ली, ब्लू नहीं पता था कितनी थी वो एक्स लिख ली। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल गेंदें कितनी होंगी उस बॉक्स के अंदर, रेड है 5 और ब्लू है x, दोनों को प्लस करोगे टोटल आ जाएगी, 5 + x टोटल होंगी। समझ में आ रही है बच्चों बात, x प्लस क्यों किया, क्योंकि ब्लू बॉल्स का हमें नंबर नहीं पता, इसलिए x माना है, कोई नंबर होगा उसका। यहाँ तक समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि रेड ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स नहीं बोल रहा। ब्लू बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है किसके, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे को रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मेरे को ब्लू बॉल, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, लाल रंग की गेंदों की और नीले रंग की गेंदों की। और जो नीले रंग की गेंदें हैं इनकी प्रोबेबिलिटी डबल है किसके, रेड वाली के। तो कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और डिटरमिन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, तो ये बताओ इस बैग के अंदर ब्लू गेंदें कितनी थी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां तक अच्छे से देखते जाइए। तो यहां तक पता चला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड गेंदें कितनी थी 5 अपॉन टोटल गेंदें कितनी है 5 + x। फिर दूसरा निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी थी, नीली गेंदें x थी और टोटल कितनी है 5 + x। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल्स इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। क्या मतलब हुआ इसका
कि ब्लू गेंदों की प्रोबेबिलिटी, इसके आगे ये लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज डबल। इसका मतलब होता है इक्वल टू, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स किसके, रेड बॉल के। तो इसका मतलब इस तरफ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो इसका ये मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या ये स्टेटमेंट समझ में? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, x अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ये है 5 अपॉन कितना 5 प्लस एक्स। तो बच्चों इक्वल्स टू के आमने सामने ना सेम टर्म कट जाती है, जैसे यहाँ पे भी 5 प्लस एक्स नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी 5 प्लस नीचे आ रहा है, तो नीचे सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। इधर बचा x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो x 10 आ गया। तो x क्या था, ब्लू बॉल्स, तो एंड में लिखना पड़ेगा हैंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल्स टू 10, ये आंसर होगा। इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। तो देखो क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स, ठीक है। 12 बॉल्स मतलब टोटल गेंदे हैं 12, तो मैंने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, वो लिख लिया। आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक, जिनमें से लाल रंग की गेंदे, सॉरी ब्लैक कलर की गेंदे कितनी है एक्स, तो मैंने लिख दिया गिवन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है एक्स। जो जो चीजें पढ़ते जाओ वो नोट करते जाओ। यहां तक देख लिया। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बॉक्स, उस डिब्बे में से आपने एक गेंद बाहर निकाली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो यहां तक अगर आप क्वेश्चन को रीड करो, यहां तक पूछ रहा है कि एक बता रहा है एक डिब्बा है जिसके अंदर टोटल गेंदें हैं 12 और ब्लैक वाली कितनी है एक्स है ब्लैक कलर की। तो बताओ ब्लैक की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं एक्स और टोटल है 12, तो x अपॉन 12 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसके बाद फाइंड कर लो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल x अपॉन 12। यहां तक समझ में आया। इस चीज को मैंने मान लिया लेट p1, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 मैंने मान ली x अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन में एक और बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसलिए ये जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी आई ब्लैक गेंदों की वो मैंने निकाल ली, ये लेट p1 कर लिया इसको कि पहली प्रोबेबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, इसी डिब्बे के अंदर मैंने ब्लैक कलर की 6 बॉल्स और डाल ली। समझ रहे हो बच्चों। मैंने क्या किया, 6 कलर की ब्लैक गेंदें और डाली, पहली x थी अब 6, x प्लस 6 टोटल ब्लैक गेंदें हो जाएगी। अब समझ में आ रही है बात। तो ये मैंने लिख लिया, क्या लिखा, if 6 more black balls are put in the box then total number of black balls। तो जब आपने 6 काले रंग की गेंदें और डाली, 6 ब्लैक बॉल्स और डाली, पहले ब्लैक बॉल थी x, अब कितनी हो जाएंगी x प्लस 6। यहां तक समझ में आया। अब देखो पहले टोटल गेंदें थी 12, 6 ब्लैक और डाली तो टोटल भी तो 18 हो जाएंगी ना, टोटल गेंदें 18 हो जाएंगी। तो ये भी लिख लो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 12 प्लस 6, तो कितनी हो गई बच्चों 18। तो 18 गेंदें आपकी टोटल हो जाएंगी। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया था। आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, बोलता जब उस बॉक्स के अंदर आपने 6 ब्लैक गेंदें और डाल दी, अब जो प्रोबेबिलिटी है ना बॉल की, वो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, जब आपने 6 गेंदें और डाली थी ब्लैक कलर की, अब प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है पहली वाली प्रोबेबिलिटी से। मतलब ये जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी है और अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड केस वाली, ये डबल होगी किससे, पहले वाली प्रोबेबिलिटी से। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस स्टेटमेंट से हम इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स फाइंड करना है। लास्ट में उसने लिखा है फाइंड एक्स। समझ में आ रही बात। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की कितनी आ जाएगी, x प्लस 6 अपॉन 18, क्योंकि अब ब्लैक गेंदें कितनी है बच्चों x प्लस 6 और टोटल गेंदें कितनी है 18। यहां तक समझ में आया। इसको मैंने मान लिया P2, इसको क्या मान लिया मैंने P2, लेट P2 इतना। अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड टाइम की प्रोबेबिलिटी डबल है किसके,
2 टाइम्स है किसके, पहले वाली प्रोबेबिलिटी के। ये चीज समझ में नहीं आई, इस चीज को फिर से रीड करो, देखो कहां से, इस चीज को फिर से रीड करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ। अब जो ब्लैक बॉल निकालोगे सेकंड केस में, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है, डबल है मतलब 2 टाइम्स है किसके, व्हाट इट वाज बिफोर, बिफोर पहले क्या थी, P1 थी। सेकंड टाइम की प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस मतलब डबल है किसके, बिफोर वाली, बिफोर वाली कौन थी, प्रोबेबिलिटी 1। ये समझ में आया, नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आगे सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, x + 6/18, x + 6/18 इक्वल्स टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 1। तो 1 वाली कितनी थी बच्चों, x/12 चल रहा है पता, तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x + 6/18 इक्वल्स टू 2 × x कितना, 2x/12 काट दो इसको, 2 6 जा 12 होता है, ऊपर नीचे कट जाता है डिवाइड में, इधर बचा x/6, क्या बचा बच्चों, x/6 बचा, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम टेबल से कट जाएगा, 6 3 18, तो इधर बचा 3। क्या ये समझ में आया, मतलब यहाँ से कैंसिल होके नीचे बच रहा है उसी तरफ 3, क्या बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है, यहाँ तक पता चला। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको इससे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब इधर पूरे के नीचे डिवाइड आ रहा है x + 1 x + 6/3 इक्वल्स टू x/1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x + 6 ही रहेगा, और 3 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3x। समझ में आई बात, x वाली टर्म एक साइड ट्रांसपोज कर लो, 3x - x, तो इधर बचा 6, तो 3x में से x गया बच्चों, बचा 2x, तो आपके पास इक्वेशन बच रही है 2x = 6, तो x कितना आ जाएगा, 6/2, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ जाता है, 2 3 होता है 6, तो x आ गया 3। तो उसने पूछा था फाइंड x, तो एंड में लिख लेना हेंस x = 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो मान लो कोई एक बर्तन है, कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर 24 मार्बल्स हैं, समझ रहे हो कितने मार्बल्स हैं, 24, ठीक है, 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन, कुछ ग्रीन है, एंड अदर्स आर ब्लू, कुछ नीले रंग के हैं और कुछ हरे रंग के हैं। समझ में आ रही बात, तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं बच्चों। हियर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 24, ये लिख लिए। लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, मेरे को नहीं पता ग्रीन वाले कितने हैं, उसने बोला कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, तो मेरे को ना ग्रीन पता है ना ही ब्लू पता है, तो मैं ग्रीन मार्बल्स मान रहा हूँ x है। देखो बच्चों टोटल अगर 24 थे और ग्रीन है x, तो ब्लू वाले कितने बचे, 24 - x। समझ में आ रही है बात, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 24 - x। जिस बच्चे को नहीं पता, देखो मान लो टोटल है 24, ग्रीन है 4 और ब्लू है 20, तभी तो 24 आएंगे बच्चों। समझ में आ रही बात, तो ऐसे ही अगर ग्रीन है x, टोटल है 24, तो 24 - आप 4 कर रहे थे तभी तो 20 पता चल रहा था ब्लू वाले, तो अब 24 - अगर ग्रीन वाले नहीं पता है वो x है, तो 24 - x ही करना पड़ेगा, तब ब्लू पता चलेगा। समझ में आ रही है, समझ रहे हो, तो अगर ग्रीन वाले x हैं तो ब्लू वाले 24 - x होंगे। यहां तक समझ में आई बात, नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द जार, उस कंटेनर उस बर्तन के अंदर से एक मार्बल को निकाला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। क्या मतलब हुआ इसका, कि ग्रीन वाला मार्बल निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, मतलब जो ग्रीन मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 हमें गिवन है। समझ में आई बात, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल्स टू 2/3। उसने बोला है ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, तो उसने तो प्रोबेबिलिटी 2/3 दी है, हम खुद फाइंड करके देखते हैं कितनी आती है। तो ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हैं x अपॉन टोटल मार्बल्स हैं 24, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है x/24, ये भी सही है, और उसने दी है 2/3, तो उसके भी लिख लो।
होल के नीचे डिवाइड है तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर होगा। एक तरीका ये है, नहीं ऐसे करना, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाती है तो 3 8 से 24 होता है तो x/8 इक्वल्स टू 2 बचा बच्चों। तो क्या आएगा x इक्वल्स टू, ये डिवाइड में 8 है इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, तो x आ गया 16 आपका। समझ में आ रही है बात? तो x 16 आ गया। आगे पढ़ते हैं हम, आगे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। उस कंटेनर के अंदर ब्लू मार्बल्स कितने हैं? तो देखो बच्चों ग्रीन वाले आ रहे हैं 16, मतलब ग्रीन वाले कितने आए, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, हालांकि उसने ग्रीन वाले पूछे नहीं है, ग्रीन वाले 16 आ रहे हैं। तो ब्लू वाले कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं 24 माइनस एक्स था बच्चों, ये देखो तो 24 माइनस एक्स कितना आया 16, तो 24 में से 16 आए तो 8, तो ब्लू मार्बल्स होंगे 8, ये आंसर होगा। समझ में आई बात? तो इसी के साथ आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो बच्चों खत्म हो गया। हमने हर एक एग्जाम्पल भी समझाई, हर एक क्वेश्चन भी डिटेल में समझाया, और ये ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है ये भी जरूर आपको करनी है, ये भी समझा दी। और लास्ट में यही चीज़ बोलेंगे, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मैथ्स एनालिसिस के ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।